नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईपीसी और सीआरपीसी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और उन सभी प्रश्नों को हम याद करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो इसमें सभी मोस्ट वांटेड प्रश्न शामिल हैं और इन्हें हम मजेदार ट्रिकी अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। तो आइए देखते हैं ये पहला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई, यानी कि भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं। तो भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। पहला दंड जो है सबसे बड़ा दंड, ऊपर से नीचे घटते क्रम में आप दिमाग में रखिएगा तो फंडा आपको याद रहेगा। सबसे बड़ा दंड कौन है? तो भाई मरने से बड़ा तो कोई दंड नहीं है, मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड नहीं माना जाता है फिलहाल में, तो मृत्यु दंड सबसे बड़ा। अब उससे थोड़ा सा छोटा तो आजीवन कारावास हो जाएगा। आजीवन कारावास यानी कि जिंदगी भर आपको जेल में रहना पड़ेगा। कम से कम आजीवन कारावास का मतलब कम से कम 20 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा। अब तीसरा इसमें आ जाएगा कारावास। तो आजीवन कारावास और कारावास में क्या अंतर है? तो आजीवन कारावास का मतलब कि आजीवन कारावास, और कारावास का मतलब 2 साल, 1 साल, 4 साल, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 7 साल, ये सब। और कारावास में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सादा कारावास और एक होता है कठोर या कठिन कारावास। कठोर कारावास, सश्रम कारावास। अब सबसे बड़ा मृत्युदंड हो गया, उससे छोटा आजीवन कारावास हो गया, उससे थोड़ा छोटा कारावास हो गया। अब उससे थोड़ा छोटा सजा मिलेगा तो क्या होगा? तो जुर्माना लगा दिया जाएगा, यानी कि आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। पैसा देके आप छूट जाएंगे, 10,000, 20,000, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी जुर्माना होगा। और जुर्माना से छोटा कहिए या अब इसको हम बड़ा भी कह सकते हैं, बल्कि 4 नंबर पर इसको लिख लेते हैं हम लोग, 5 नंबर पर इसको लिख लेते तो और अच्छे से याद रहता। इसमें है संपत्ति समहरण। संपत्ति समहरण। तो ये 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है। याद रखने के लिए एक और ट्रिक है। दंड देखिए, एक तरीका तो मैंने बता दिया लिख के, और एक तरीका दंड हम लोग सबसे हमेशा, तो आपके पास कोई हथियार या औजार नहीं होगा, लेकिन आपका हाथ हमेशा आपके पास होगा। यानी जो आपका हाथ है हमेशा आपके पास होगा। तो ये जो 5 उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इनको बंद कर देंगे तो एक बन जाएगा आपका मुक्का। ये मुक्का ही जो है सबसे बड़ा आपका दंड है देने के लिए। किसी को दंड आप इसे अपने मुक्के से दे सकते हैं। यानी ये 5 उंगलियां ही आपके दंड। इसे याद रहेगा कि 5 प्रकार के दंड गिनाए गए हैं भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में। एक जल्लाद तो जानते ही होंगे हम लोग। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है, यानी कि जज के आदेश पर एक निश्चित तिथि और समय को मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा देता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि इस जल्लाद ने कोई अपराध किया है, किसी व्यक्ति को मृत्यु देके जल्लाद ने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि यानी उसके खिलाफ कभी कोई अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा, केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो ये किया गया है धारा 78 में। जल्लाद वाला याद रखिएगा, जल्लाद वाला जो बात है वो किसमें है? तो जल्लाद वाली बात 78 में है। 78 का कोड मैंने बताया था, चाहे तो फिर से लिख लीजिए। 78 मतलब होता है उठे। 78, क्योंकि इसका कोई शब्द नहीं बन पा रहा तो कम से कम कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। 78 मतलब उठना। उठना का मतलब दुनिया से उठना, यानी दुनिया से जो उठा लेता है सबको, दुनिया से जो अपराधियों को उठा लेता है। तो जल्लाद वाली जो बात है 78 में है। हमारा आंसर हो जाता है बी। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, फिर विकल्प हम लोग बाद में देख लेंगे। इसमें बताना है कि सही कौन है। तो सही हम लोग बता ही देंगे कौन सा है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, लेकिन आपके अनुसार नहीं, भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है। यानी अपना दिमाग नहीं लगाना, बल्कि भारतीय दंड संहिता के हिसाब से बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है।
तो क्या कर रहा है कि 6 वर्ष के बच्चे ए ने, यानी उस बच्चे का नाम है ए, जो कि 6 साल का है, बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी जो कि आजकल दिखाई जाती है। दक्षिण भारत की फिल्मों में देखते होंगे कितनी मार धाड़ होती है। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, फिल्मों का देखा देखी वो भी जोर से धक्का दे देता होगा, धक्का दे देता है, जिसकी वजह से बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन बच्चा घायल हो जाता है तो ए ने कोई अपराध नहीं किया, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने ऐसा अनजाने में किया है, बच्चा है ऊपर से, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को अपराध वाली जो बातें होती है उससे छूट मिला हुआ है। और दूसरा, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, यानी उसे पता नहीं था कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, यह भी बिल्कुल सही, क्योंकि न जानते हुए। लेकिन ये जो न जानते हुए है, यह सिद्ध करने के लिए कोर्ट में इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि न जानते हुए। जब ये सिद्ध कर पाएंगे तभी इनको छूट मिलेगा। यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। 1 और 2 दोनों ही सही बातें हैं, दोनों छूट जाएंगे अगर सिद्ध कर पाए तो। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपया जुर्माना था, यानी इसको ना मृत्युदंड मिला ना जीवन कारावास मिला, बल्कि इसको जुर्माना मिला। कितना जुर्माना? 40 रुपया का, जो कि आज के समय बहुत कम है, लेकिन वह इस राशि को भुगतान नहीं कर सके, यानी वो 40 रुपया भी दे नहीं पा रहा है। एक उदाहरण दिया गया 40 रुपया का, यहां पर कुछ भी हो सकता है वो। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने की सजा दी जाएगी? उसमें बताया गया 100 रुपये से कम की सजा, 100 रुपये तक का है तो कितने महीने की सजा, 100 रुपया से ज्यादा है तो कितने महीने की सजा, ये सब बताया गया उसमें। तो खैर यहाँ पे 100 रुपया से नीचे है, यानी 40 रुपया है, तो 40 रुपया अगर नहीं दे पा रहा है तो उसे कितने महीने की सजा होगी? तो उसे 1 महीने की नहीं, देखिए 40 रुपया का मूल्य कितना है आज के जमाने में। अब उसे 40 रुपये के लिए 2 महीना जेल में रहना पड़ेगा। अगर 40 रुपया बराबर कितना हो गया? 40 रुपया बराबर 2 माह, यानी कि 40 रुपया नहीं देंगे तो सरकार या भारतीय दंड संहिता आपको 2 महीने तक जेल में रखेगी, और हो सकता है इस दरमियान वो 40 रुपया से ज्यादा का आपको, यानी उस अपराधी को भोजन करा दे, लेकिन रहना तो है जेल में आपको, अगर पैसा नहीं देते हैं सरकार को, जुर्माना नहीं अदा करते हैं। निम्न अपराधों में किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड संभावित है? दिया नहीं जाएगा, संभावित है, अगर सिद्ध हो गया तो देखिए इसको भी थोड़ा सा बड़ा कीजिए पहले। मृत्युदंड संभावित है तो देखिए कह रहा है कि धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रही है, तो बहुत बड़ी बात है। युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, यानी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना है, इस उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग जुटाना, ये सब काम हुआ है। तो धारा 122 के अंतर्गत क्या ये प्रश्न पूछ रहा है मृत्युदंड संभावित है? तो आपको देखने में लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, सही है बिल्कुल, लेकिन ये गलत है। बड़ी बात है लेकिन ये कांड अभी हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा छोटा हो गया है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इकट्ठा करना, जुटाना, तो इसमें मृत्युदंड नहीं मिलेगा, आपको अधिक से अधिक आजीवन कारावास मिल सकता है या 10 वर्ष की सजा मिल सकती है, यानी अधिकतम आजीवन कारावास मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी ये पहला वाला जो है वो हमारा दिखने में लग रहा है कि सही है, लेकिन है ये गलत। 194 ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, यानी ऐसा सबूत आपने नकली गढ़ा है कि उस वजह से किसी को मृत्युदंड मिल सकता है, यानी कि आप किसी की हत्या करने के दोषी पाए जा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो घुमा फिरा के, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराया जा सके, तो इसके लिए मृत्युदंड दिया जाए।
तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी इससे भी बड़ी बात ये है कि किसी को आप मृत्युदंड दिलाने का गलत तरीके से प्रयास कर रहे हैं। यानी हमारा आंसर देखिए, इसमें आंसर हो जाता है डी, केवल बी सही है। यानी केवल दूसरा वाला सही, पहला वाला गलत है। ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नितेश ने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत और मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नफरत और मानहानि फैलाएगा तो इसमें कौन सा केस उसके ऊपर चलेगा? तो युद्ध तो फैला नहीं रहा, तो ये तो होगा नहीं। हमारा आंसर हो जाता है सी, राजद्रोह। उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ उसने कार्य किया, इसलिए उस पर राजद्रोह का केस चलेगा। आंसर हो जाएगा सी। विधि के विरुद्ध जमाव, नियम के खिलाफ जमाव के लिए ये कब कहा जाएगा? कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं, आवश्यक होते हैं? यानी विधि के विरुद्ध जमाव कब कहा जाएगा? कम से कम कितने लोग होंगे? 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3, 4, 7, 8, 10। तो विकल्प के हिसाब से यहां पर हमारा हो गया 5। फिर से जैसे पिछले प्रश्न में आपने याद किया था दंड कितने प्रकार के होते हैं, तो 5, उसी तरह से इसको भी याद कर लीजिए। विधि के विरुद्ध जमाव के लिए भी 5 लोग जरूरी हैं। विधि के विरुद्ध जमाव के लिए भी तभी माना जाएगा जब कम से कम 5 लोग होंगे। आंसर हो गया बी। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? फिर 5 वाला ये फंडा आप याद रखिए। सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो कम से कम 5 व्यक्ति होगा, तभी माना जाएगा कि सामान्य उद्देश्य के तहत आगे बढ़ा गया है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी समूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य, यानी कोई जनसमूह है 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100 लोगों का, जो किसी एक उद्देश्य से किसी पर हमला करे के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य के ऊपर कौन सा केस चलेगा? भले वहां पर जाकर वह चुपचाप से खड़ा भी हो इसके बावजूद भी, लेकिन उस सामान्य उद्देश्य के लिए वह उस भीड़ में शामिल था, तो उसके हर सदस्य पे कौन सा केस चलेगा? तो बलवा का। आंसर हो जाएगा सी, 146 बलवा, याद रखिएगा। बलवा के दोषी को अगर उस भीड़ में आप शामिल, कभी भी बलवा यानी भीड़ समूह का हिस्सा ऐसे आपराधिक केस में मत बनिए, नहीं तो आप बलवा के दोषी होंगे और आपको सजा कितनी मिल सकती है उस भीड़ में। भले ही आप सोचेंगे कि हम पीछे पीछे खड़े, कुछ हमने किया नहीं था, लेकिन आपको कितने वर्ष की कारावास से दंडित किया जा सकता है बलवा के अपराधी को? तो 6 माह नहीं बल्कि 2 वर्ष। याद रखने के लिए सोचिएगा, बलवा तो बल, 2 अक्षर से बल मिल रहा है, तो बल का प्रयोग 2 का कोड हमने बताया था। 2 मतलब शू मतलब जूता। थोड़ा लंबा चला गया लेकिन याद कर लेंगे तो वो छोटा ही है। 2 मतलब शू, जूता। तो जूते में भी कोई लोग जूते से मारते हैं, तो जूते भी इनके बहुत क्या होता है? बल होता है। या ये सोच लीजिए डायरेक्ट कि बलवा के अपराधी को शू से मारना चाहिए, जूते से मारना चाहिए, तो बलवा के अपराधी को शू से मारना चाहिए, जूते से मारना चाहिए, यानी 2 वर्ष की सजा। आंसर हो गया बी। KM नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र सरकार और नानावटी, ये जो केस हुआ था इसमें एक प्रमुख वाद है, किससे संबंधित है? तो नानावटी वाला याद रख लीजिए, नाना याद रख लीजिए, सबके नाना होते हैं, आपके भी नाना होंगे या रहे होंगे कभी। तो नाना किसी अचानक से गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित किसी बीमारी से या दुर्घटना से वो मारे गए। तो किसी गंभीर और अचानक प्रकोपन के संबंध में मारे गए थे, मृत्यु हुई थी उनकी। तो आप याद रखिएगा नाना की मृत्यु कैसे हुई थी? गंभीर और अचानक प्रकोपन के संबंध में। तो ये नानावटी केस आप समझ लीजिएगा। आंसर हो जाएगा डी। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने 303 को रद्द कर दिया। तो इसमें भी सभी प्रश्न याद रखिए, किस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया? तो 302, 303, 301, तो
3 को रद्द किया, 3 3 डबल है, याद रखिएगा जिसको रद्द किया था। हो सकता है इसीलिए रद्द कर दिया हो कि शुरू में भी 3 है, लास्ट में भी 3 है, तो इसको रद्द कर दिया जाए। ये मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन, इसमें क्या था बात, तो एक आजीवन कैदी यानी जो आजीवन कारावास का कैदी है द्वारा हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यानी इसमें यह बात था कि कोई आजीवन कारावास का कैदी है, अगर वो कोई हत्या का प्रयास करता है तो उसे निश्चित रूप से मृत्युदंड ही का प्रावधान था कि उसे मृत्युदंड ही मिलेगा, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा भुगत ही रहा तो उससे बड़ी सजा यानी कि उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन ये गलत माना गया कि पहले उसकी सुनवाई होगी, यानी उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, ऐसा नहीं कि निश्चित रूप से मृत्युदंड ही मिलेगा। तो इस बात को समाप्त किया गया। तो आप रटने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, आजीवन कैदी को मृत्युदंड, ये मेन शब्द है, आजीवन कैदी को मृत्युदंड दिया जाएगा निश्चित रूप से, धारा 303 में है ऐसा, तो इसको रद्द किया गया है। तो आप 2 ही शब्द याद रखिए, आजीवन कैदी को मृत्युदंड, किस वाद में, तो मिट्ठू, मिट्ठू जानते हैं आप हम लोग किसको कहते हैं, मिट्ठू आप समझ गए होंगे किसको कहा जाता है। तो जो मिट्ठू है, तो सोचिए मिट्ठू को हम लोग किस में रखते हैं, पिंजड़े में, ये एक तरह से आजीवन कैदी बना के रखते हैं हम लोग, मिट्ठू को आजीवन कैदी बना के रखते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि आजीवन कैदी बना के रखे हैं तो हम लोग कभी भी मिट्ठू को मृत्युदंड दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो आप यही रखिएगा, आजीवन कैदी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, किसको, तो मिट्ठू को। आंसर हो जाएगा सी। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न, असली शब्द है, लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं। लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कौन सा वाद है, तो आंसर है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। वीजा, वीजा याद रखिएगा, विशाखा 2 अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं, वीसा, वीसा का मतलब सोचिएगा वीजा, यानी आपको विदेश जाना है तो वीजा बनवाएंगे। अगर आप लैंगिक उत्पीड़न करेंगे तो आपका वीजा निरस्त हो जाएगा। वीजा कब निरस्त होगा, लैंगिक उत्पीड़न करने पर। देखिए आंसर हो गया ये। मृत्युदंड जो है, फांसी की सजा जो है, वो विरले से विरलतम अपराध में ही दिया जाएगा, यानी कि छोटे मोटे अपराधों के लिए नहीं दिया जाएगा। आप अगर जाते हैं डायरेक्ट किसी का मर्डर कर देते हैं, डायरेक्ट बंदूक से गोली चला देते हैं, या आप आपसी झगड़े में अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपको फांसी की सजा नहीं मिलेगी, यानी सामान्यतः किसी को फांसी की सजा नहीं मिलेगी। जब आप किसी को नृशंस तरीके से हत्या करेंगे, क्रूर तरीके से हत्या करेंगे, तब शायद आपको मृत्युदंड बस दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है इसके माध्यम से। यानी विरले से विरलतम अपराधों में ही मृत्युदंड देना चाहिए। ऐसा किस वाद में कहा गया, तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो अमिताभ बच्चन से आप याद कर लीजिएगा, अमिताभ बच्चन को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, अमिताभ बच्चन को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। आंसर हो गया ए। तो दोस्तों आज का ये ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए नए नए ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता ही रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।